नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन और हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं इस दुखद हादसे के बारे में जो कि आज हुआ तमिलनाडु में, जहां पर तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ और इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो है सवार थे। उनके साथ क्रू मेंबर सहित कुल 14 लोग जो है इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये हादसा वहां पर हुआ है, जिसके बाद जो भी लगातार वहां से ताज़ा जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीलगिरी के कलेक्टर जो हैं उनके मुताबिक 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और सुलूर से वेलिंगटन की तरफ जो है ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, जिसके दौरान बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे की जांच के लिए जो है आदेश दिए गए हैं वायुसेना की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को भी इस हादसे के बारे में जानकारी दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिजनों से राजनाथ सिंह जो है अब से कुछ देर पहले मिले और जनरल बिपिन रावत के घर वो गए थे। उसके बाद वो संसद भी गए और ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां पर बयान देंगे इस हादसे के बारे में। पूरी जानकारी जो है वो लेने के बाद शायद कल इसके बारे में वो संसद में जानकारी दें, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट वहां से आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जो वहां के कलेक्टर हैं उनके मुताबिक 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कि वेलिंगटन की तरफ जा रहा था और बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कब क्या हुआ ये आपको हम बता देते हैं ताकि आप इसको समझ सकें कि ये पूरा हादसा जो है कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। हालांकि इसकी पूरी जांच जो है वो की जा रही है, जिसके बाद स्थिति और साफ होगी कि इसकी वजहें क्या रही। दरअसल सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान से जो है वो सीडीएस निकले थे। उनको वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने जाना था। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी उनके साथ थे और कुल 9 लोग जो है विमान में सवार थे। उसके साथ क्रू मेंबर जो है इसमें थे। और आपको बताएं कि 11:35 पर वायुसेना के सुलूर हवाई अड्डे पर वो पहुंचे और 11:45 पर हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए वो रवाना हुए, जहां पर पहुंचने से पहले ही बीच में ये हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में क्रू को मिलाकर कुल 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इसके अंदर थी और 12:20 पर नानचाप चतराम कटेरी के पास जो है ये हादसा हुआ। सुलूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है जहां पर ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये हादसे का शिकार हुआ। वेलिंगटन से 14 किलोमीटर पहले ही ये हादसा जो है यहां पर हुआ। और हमारे साथ ही परिमल जुड़ रहे हैं। परिमल, सीडीएस बिपिन रावत के घर पर हैं। परिमल, आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ देर पहले रक्षा मंत्री भी आए थे और कौन से लोग सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हुए हैं? मौजूद है अभिषेक, और साथ में तीरथ सिंह रावत और अजय टामटा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है, चाहे वो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या फिर इस तरह के अधिकारी हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों उत्तराखंड के, वो सब यहाँ पे पहुंच रहे हैं बारी बारी से। और क्योंकि ये अपने आप में परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत संकट की घड़ी है, और ऐसे वक्त में लोगों की मिलने का सिलसिला जो लगातार शुरू है। यहाँ पे राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, वो करीब 6-7 मिनट तक यहाँ पर रुके थे बिपिन रावत के घर पे, जो कि कामराज मार्ग पे है, सेना भवन के पास दिल्ली में, वहाँ पर। और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचे। आर्मी चीफ के बाद हमने देखा कि तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में अजय टामटा यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो परिवार के जानकार और रिश्तेदार होंगे वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि अगर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर गहमा गहमी नजर आ रही होगी। कुछ वक्त पहले तक वहां पर हम जैसे मीडिया वाले ही थे उनके घर के बाहर में, लेकिन अब उस इलाके को थोड़ा सा पाबंद कर दिया गया है। वहां पे गाड़ियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, तो इस बाबत हम लोगों को रोड की दूसरी तरफ खड़ा होने की हिदायत दी गई है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है वो कोई निकल रहा है, या फिर उस एरिया को वहां पर आर्मी के लोग हों या पुलिस के लोग हों वो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है जो आने जाने का सिलसिला है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब ये हेलीकॉप्टर चॉपर क्रैश हुआ है और
चीजें बहुत हद तक बहुत स्पष्ट नहीं है। जी। तो हर कोई चाहता है कि जो उनके परिवार के बहुत करीबी है वो परिवार के साथ खड़ा हो, और यही बड़ी वजह है कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस हादसे के बारे में। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, और सैकत दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हैं आप दोनों का स्वागत है इस खास हमारे कार्यक्रम में। SVP सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत दुखद यह हादसा हुआ है और जो अभी तक जानकारी आ रही है वहां के कलेक्टर के मुताबिक 13 लोगों की जो है इसमें जान गई है। इस हादसे के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का जब चॉपर जाता है तो जाहिर है सब चीजों का ध्यान रखा जाता होगा, हालांकि क्या वजह रही ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश तो वाकई में बहुत ही दुखद हादसा है। ये ना कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, ये देश के लिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। और जो ये Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ये दुनिया में एक सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर गिना जाता है, और क्योंकि ये VVIP स्क्वाड्रन का हिस्सा है, इसके अंदर इक्विपमेंट, एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम्स एकदम टॉप ग्रेड के होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसकी काबिलियत, इसकी मेंटेनेंस एक बहुत टॉप ग्रेड की है। तो मुझको इसके पर कोई आशंका नहीं है कि हेलीकॉप्टर का जो ये क्रैश हुआ है कि कोई कमी होगी उसकी मेंटेनेंस और उसकी सर्विसिबिलिटी में। अभी ये हादसा जो हुआ है, ये तो क्वेरी जैसे आपने बताया वही सही बताएगी कि कैसे, क्या कारण था। और उसके लिए आप सब जानते हैं कि एक तो ब्लैक बॉक्स होता है, सबसे आवश्यक एड जानने के लिए कि लास्ट आखिर तक जो कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद क्या फेलियर हुआ है। उसके बाद जो होगा टेक्निकल एरर या इंजन एरर होगा, वो एस्टैब्लिश होगा कोर्ट इंक्वायरी में अगर हुआ है। ह्यूमन एरर भी होता है और वेदर कंडीशंस देखनी होती हैं। पर क्यों हुआ है इस समय, ये आई थिंक सही नहीं है कि कोई कारण किसके ऊपर हम उसके ऊपर शक करें। कुछ कारण जो होते हैं वो मैंने आपको बताया है, परंतु ये नीलगिरीज एरिया जो है ये पहाड़ी इलाका है, 6000 फुट के करीब इसकी हाइट है जनरली, और जंगल का इलाका है। और ये जहाँ पे क्रैश हुआ है, जो हम वीडियोस देख रहे हैं टीवी के ऊपर, और बताया भी जा रहा है कि एक बहुत बड़े पेड़ के साथ, दरख्त के साथ जाके ये क्रैश हुआ है, रोड से दूर है, तो एक्सेसिबिलिटी भी इतनी आसान नहीं थी। तो VVIP हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसके अंदर, और 13 पैसेंजर्स की ये उनका देहांत होने का खबर बताई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जनरल रावत साहब इस समय इस हादसे से निकलेंगे और आगे देश की सेवा में जैसे ये लगे रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी बड़ी प्रार्थना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसा मिरेकल, करिश्मा होए। बिल्कुल, सैकत दत्ता साहब है हमारे साथ है। सैकत जी, भारतीय सेना में इस तरीके हादसे कम हुए होंगे, क्या आपको कुछ याद पड़ता है कि आप इतने बड़े सैन्य अधिकारी और सैन्य लीडरशिप का इस तरीके से किसी हादसे का शिकार होना, क्या आपको ऐसा कुछ याद पड़ता है? देखिए, इस लेवल पे तो पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले इन सर्विस में जैसे जनरल BC जोशी थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 96 में उनका देहांत हुआ था वाइल्ड इन सर्विस। बट ऐसे केसेस बहुत ही कम हैं और बहुत ही रेयर हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ है। बट जैसे जनरल साहब ने अभी बताया, हम उम्मीद रखते हैं कि जनरल बिपिन रावत इस हादसे से निकल के आएंगे और फिर से सेवा में आएंगे। पर जो खबर अभी तक मिली है, थोड़ा उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि काफी सीरियस हादसा हुआ है।
बिल्कुल समझा जा सकता है। सिंह साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब भी कोई वीआईपी, इतने बड़े वीआईपी जो कि इस सेना का दारोमदार, तीनों सेनाओं का दारोमदार उनके ऊपर होता है, तो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता होगा और उनके पहले जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार चेकअप्स पूरे होते होंगे, रूटीन सारा चेक्स हुआ होगा। तो क्या प्रोटोकॉल है जो साझा किया जा सकता है या सार्वजनिक तौर पर आप बता सकते हैं जो सबको पता हो? इससे पहले जो आपने एक सवाल किया था कि कोई ऐसा हवाई एक्सीडेंट हुआ है, मेरे याददाश्त आती है 1963 नवंबर की, जहां की पुंछ के इलाके में एक हेलीकॉप्टर जिसमें आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह थे, GOC 15 को उस समय लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह थे, GOC 25 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल NKD नानावती थे, और पुंछ के ब्रिगेड कमांडर जो गैरिसन कमांडर थे ब्रिगेडियर ओबरॉय, वो भी थे, उनके साथ पायलट्स थे। इन सब का मृत्यु हो गई थी उस क्रैश में, जाके वो तारों में जाके इंटेंगल हो गया था। और नवंबर 63 में मेरा ख्याल करीबन ये 22-23 नवंबर की बात है, और पार्लियामेंट में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस समय हेलीकॉप्टर भी सिंगल इंजन थे, और एक SOP फिर बनी थी कि सीनियर ऑफिसर 1 से 2 से ज्यादा अकम्पनी नहीं करेंगे एक ही हेलीकॉप्टर में। बाद में ये हमारे पास ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर आ गए, और उसके साथ SOPs भी बदलती रही। अभी आपका जो ये सवाल है कि प्रोटोकॉल क्या फॉलो हुआ है, जरूरी बात है। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैं आपको बताता हूं कि तो जो व्हीकल फ्लीट होती है गाड़ियों की, उनकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस सर्विसिबिलिटी करी जाती है। और इससे पहले भी जो पहली बार मैं बोल रहा था आपको बताया कि एयरफोर्स की एक सर्विसिबिलिटी, मेंटेनेंस और टेक्निकल जो मेंटेनेंस है वो बहुत काबिलियत है, बहुत ही तारीफेमान है, और ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए होंगे। अभी ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ये मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे काबिल हेलीकॉप्टर में से है, और हमारे पास ये सर्विस में फरवरी 2012 में आया था, और मेरा ख्याल है उससे पहले रशिया में 20-25 साल पहले। तो ये 12 साल के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी सर्विस हमें मिली है, और एक बड़ा टाइम टेस्टेड ये एयरक्राफ्ट गिना जाता है। और जैसे मैंने इसकी खसूसियतों के बारे में आपको बताया है कि टॉप एवियोनिक्स है, जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो मैं समझता हूँ 1000% फॉलो हुए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आगे बताएगी कि अगर कुछ कमी थी, पर मैं इस समय इतने दावा देके बोल सकता हूं कि मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्विसिबिलिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इस सब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, ये हर एक एयरक्राफ्ट की उसकी मशीन की फटीग, एक मशीन की फटीग होती है, कितना उड़ा है, कितना उसको अभी रेस्ट पीरियड देना है, वो सब गिना जाता है। ऐसे नहीं कि हेलीकॉप्टर दिया गया, और साथ में जो क्रू होते हैं, ये जो एयरफोर्स पायलट्स होते हैं, एक टॉप ग्रेड के पायलट्स होते हैं जो कि VVIP फ्लाइंग करते हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये एक हादसा जो हुआ है, अभी कई कारण हो सकते हैं, कोई भी चीज, ये जमाना है हाइब्रिड वॉर का, कुछ भी हो सकता है। मैं ये समझता हूं, हम वो बोल रहे हैं टेक्निकल फेलियर, हम बोल रहे हैं ह्यूमन एरर, कुछ भी हो सकता है, और ये आगे इंक्वायरी ही बताएगी। जी बिल्कुल सिंह साहब, ये वजहें क्या रही हैं तो इंक्वायरी के बाद साफ होगा। लेकिन जैसे कि आप भी बता रहे थे, अगर इस हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो बहुत आधुनिक हेलीकॉप्टर है और बहुत ज्यादा वक्त पुराना नहीं है। ये कई सारी खूबियां इसकी बताई जाती हैं। क्या परिस्थितियां रही होंगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ आपको अंदाजा दिलाने के लिए कि किस तरीके का हेलीकॉप्टर दिखता है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की, और दूसरी तरफ वो क्रैश की जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जहां पर पूरी तरीके से जला हुआ मलबा जो है इसका नजर आ रहा है। जो भी जानकारी यहाँ से आ रही है हम लगातार आप तक जो है पहुंचा रहे हैं। एक दुखद हादसा जो है हुआ है, लेकिन दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जो जगह ये है, क्योंकि बताया जा रहा है कि
थोड़ा सा दूर इलाका है ये, जहाँ पर जंगल है और ये टी गार्डन जो है नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर पहुँचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, आबादी से थोड़ा दूर है। इस वजह से जो है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो जगह है वो खुली हुई नज़र आ रही है और वहाँ से थोड़ा दूर ले जाना पड़ रहा है, जो कि रेस्क्यू में लोग लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा वक्त भी यहाँ पर लगा होगा। और क्योंकि अब आबादी से दूर ये इलाका बताया जा रहा है और आसपास पेड़ हैं और जंगल का इलाका ये कहा जाता है नीलगिरी का। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ताज़ा जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देश के रक्षा इतिहास में ये अपने आप में सबसे बुरी खबर कही जा सकती है जब तीनों सेना के प्रमुख एक तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो एक हादसे का, ऐसे बड़े हादसे का शिकार हुए हों जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और और बाकी का उनका स्टाफ भी था और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया या दुर्घटना का शिकार हो गया। अभी तक ये नहीं पता है कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सिर्फ जांच से मिल सकता है। लेकिन एक बात जो हम ब्रेक के पहले कर रहे थे सिंह साहब आपसे, वो ये कि प्रोटोकॉल होता है इतने बड़े लीडरशिप, क्योंकि उनके ऊपर दारोमदार है भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का भी। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जब चलते हैं तो इस देश में जो भी चीज़ें सार्वजनिक कर सकते हो आप सिर्फ वही सार्वजनिक करिएगा। आपका अनुभव बहुत बड़ा है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस की भी एक भूमिका रहती होगी कि उनके आने के पहले सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखनी होती होंगी, क्योंकि वो मसला एक देश के लीडरशिप का भी है जो भारतीय सेना को, भारत की तीनों सेनाओं को दिशा दिखाते हैं। इसमें जब भी ये वीवीआईपी मूवमेंट होती है, सिक्योरिटी, सुरक्षा और इंटेलिजेंस, इसकी जांच और इसकी पहचान बहुत गहराई के साथ की जाती है। हर एक विजिट, बेशक ये वीवीआईपी दिल्ली में ही है, बेशक ये बाहर विजिट कर रहे हैं, ये सुरक्षा और इंटेलिजेंस की जांच और इसकी गहराई में कोई कमी नहीं रहती। और जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं देश में, उनके साथ पूरा तालमेल होता है और जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनका भी तालमेल होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, इसके लिए एक बड़ी डिटेल्ड एसओपीज लगाई गई हैं और ये लागू हैं। तो ये मैं इतना बता सकता हूं आपको प्रोटोकॉल के ऊपर कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही हुई होगी। बिल्कुल सुरक्षा से वो दिल्ली से सुलूर एयरफोर्स स्टेशन बेस पे पहुंचे, दूसरे हेलीकॉप्टर में आए। 10 मिनट की फ्लाइट रह गई थी जब ये हादसा हुआ। बड़ा अफसोसमंद है। क्यों हुआ ये अभी आगे समय बताएगा। इतना कहते हुए मेरे को एक और याद आया कि एक मी-17 हेलीकॉप्टर का क्रैश मई 1993 में, उसमें हमारे आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद थे। वो भूटान में थे और वहां फ्लाई कर रहे थे, भूटान को लैंड करने के लिए, वहां पे क्रैश हुआ था। तो एक और मुझे याद आया है कि जो कि हमारे लिसनर को जानकारी दे सकूं मैं, कि वो मी-17 था, पर वो पुराना वाला मी-17 था। अभी तो जैसे मैंने बताया फरवरी 2012 में ये मोस्ट हाईली अपग्रेडेड मी-17 है, जिसके रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एक टॉप ऑफ द लाइन हैं। तो इसमें क्या कमी है क्या नहीं, ये टाइम ही बता सकता है। पर प्रोटोकॉल में आपको मैं एश्योरेंस देता हूं, देशवासियों को एश्योरेंस देता हूं कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस इसमें माहिर हैं। इतना मैं यकीन से कह सकता हूं कि दूसरे देश हमारे से सीख सकते हैं। बिल्कुल। दत्ता साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। दत्ता साहब, अब क्योंकि बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसके पीछे की वजहें जो हैं वो क्या रही होंगी, इसको लेकर अब जांच की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि किस वजह से यह हादसा हुआ। इस पर आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि कब तक जो है ऐसे अगर कोई हादसा होता है तो उसकी तफ्तीश जो है, जांच जो है वो की जाती है, किस तरीके से की जाती है और कब ये स्थिति साफ हो सकती है कि क्या वजह रही होगी इसकी?
देखिए, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, इसमें जैसे जनरल साहब ने बताया कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। ये पायलट एरर भी हो सकता है, बट उसके चांसेस यूजुअली बहुत कम है। एसओपी सारे फॉलो किए गए कि नहीं, वेदर कंडीशंस क्या था। और जैसे आप जानते हैं, एयरफोर्स में एक पुरानी कहावत है कि फ्लाइंग इज नॉट नेचुरल, कि अगर इंसान को उड़ना होता तो उनको पंख दिए जाते। ये इंडियन एयरफोर्स में काफी सालों से हमेशा किसी भी एयर फोर्स में कहा जाता है। तो दिस इज नॉट अ नेचुरल एक्शन। सो हर चीज के लिए, जैसे क्या फौज में होता है, हर चीज का ए वेरी डिटेल्ड प्रोटोकॉल और डिटेल्ड एसओपी फॉलो किया जाता है। तो हर चीज को जरूर फॉलो किया गया होगा। जो इनिशियल खबर जो आ रही है कि दिस कुड बी एक वेदर में कुछ सडन चेंजेस या बदलाव आए जिसके वजह से हुआ है। अगर आप देखें, फ्लाइट सिर्फ 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, फ्लाइंग टाइम 5 से 8 मिनट का फ्लाइंग टाइम रह गया था लैंड करने से पहले। तो यानी कि फ्लाइट ऑलमोस्ट अंतिम डेस्टिनेशन तक काफी सही तरीके से जा चुका था, जबकि लास्ट मिनट पे कुछ गड़बड़ हुआ। और बिकॉज टेरेन इतना खराब है, इसलिए वहां जिस तरीके से मी 14 और मी 17B जो है, ये नया जहाज है एक तरीके से अगर आप देखें, और काफी ही मजबूत जहाज है, काफी स्टडी जहाज है, और काफी मॉडर्नाइज्ड एवियोनिक्स वगैरह है इसमें। इनफैक्ट मी 17-5 जब पहले लिया गया था, वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी लिया गया था। सो ये जहाज जो है उसमें काफी अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। और जितने भी फौज में वीवीआईपी की तो बात है ही, बट जनरली चाहे कोई भी फ्लाई कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, फौज में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और हर चीज को बड़े तरीके से करते हैं। सो एज अ रिजल्ट हर चीज में वो मिनिमाइज करते हैं कि कोई भी एरर हो उसको कितना मिनिमाइज किया जा सकता है। जो अभी तक हमें खबर और जो पता चला है, जैसे बाकी जो थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर लीडर, जो पहले जोशीमठ में ब्रिगेड को कमांड करते थे, वो अभी अप्रूव भी हुए थे मेजर जनरल अपने डिवीजन को। मतलब इंडियन आर्मी में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर को माने जाते हैं जो जिन्होंने अभी इस हादसे में हैं। तो ऐसे काफी सारे ट्रेजेडीज हैं जो बाद में पता चलेगा जब कंफर्म न्यूज आएंगे। बट इस जहाज का इट इज अ वेरी गुड हेलीकॉप्टर, ये कंफर्म्ड है। और सो फार जितने भी इंडिकेशंस आए, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वेदर। बट जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, यूजुअली वेरी सीनियर ऑफिसर्स जाएंगे हु विल बी हेडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और ये ब्लैक बॉक्स, वेदर, एसओपीज, हर एक पीस ऑफ इक्विपमेंट, रैकेट से जो भी इक्विपमेंट आएगा उसको एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इस जहाज का, उनको भी लेते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, उनकी भी राय ली जाएगी। और उसके बाद कभी कभी 1.5 से 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं बिफोर एक्चुअल फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड। बिल्कुल। हम ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लीडरशिप होती है उसका वैक्यूम अगर हो जाता है इस किस्म से, तब जब हादसे में बेहद गंभीर रूप से कोई घायल हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, तो किस तरीके से भारतीय सेनाएं उसका सामना करती हैं, इस बारे में बात करेंगे सिंह साहब से थोड़ी देर बाद। ब्रेक का वक्त है। तो ब्रेक के बाद हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे, और भी सेना के अफसर इसमें शामिल थे, इनमें से 14 लोग सवार थे। 13 लोगों की मौत के बारे में वहाँ के कलेक्टर, स्थानीय कलेक्टर, नीलगिरी के कलेक्टर ने अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पहुँच रहे हैं, वायुसेना प्रमुख को भी वहाँ पर भेजा गया है जहाँ पर हादसा हुआ है। सीडीएस के घर पर, विपिन रावत के घर पर राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी गए थे। और हमारे साथ सिंह साहब हैं, आपको अनुभव है सेना का लंबा। मैं आपसे समझना चाहता था कि जब ऐसे हादसे होते हैं और किसी को कोई अनहोनी हो जाती है या छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे जाना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो लीडरशिप है सीडीएस की जगह पे, वो किस तरीके से काम करती है, उनका दफ्तर किस तरीके से काम करता है? देखिए, जो प्रोसीजर्स हैं हमारे आर्म फोर्सेस में और सरकार के, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिडंडेंसी सिस्टम है। एक सेकंड इन कमांड हमेशा होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, तो वो ऑफिशिएट करेंगे। फिर तीनों अध्यक्ष हैं
तीनों सर्विसेज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो सीनियर मोस्ट उनमें से अगर जरूरत पड़ती है ऑफिशिएट करेंगे सरकार के हुक्म के ऊपर। पर ये आपका एक सेंसिटिव सवाल है इस समय, और ये सरकार का ये फैसला होता है। और इतना बताएं कि लोएस्ट लेवल से ऊपर तक ये सिस्टम इन ऑर्डर है। जब कोई लॉन्ग लीव पे है, कोई सिक लीव पे है, तो सेकंड इन कमांड टेक ओवर करता है और बाकी सारे सिस्टम वैसे ही फंक्शनल रहते हैं। पॉलिसी डायरेक्टिव्स जो हैं वो वैसे ही चालू रहेंगी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि क्या कुछ में क्या कमी रह जाएगी। यस, जब एक लॉन्ग लीव पे होता है, लॉन्ग सिक लीव पे होता है, तो कुछ जो मुद्दे उनके अपने आप, जैसे अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके जो मुद्दे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ हैं, कुछ जो 1 to 1 होते हैं, वो थोड़े बहुत प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री टेक फॉरवर्ड करेंगे उनके साथ। बट ये जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो पूरी नाई के चीफ्स लेवल पे, जो हमारे तीनों विंग्स हैं फौज के, एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स के, आर्मी कमांड लेवल के जो भी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल्स, वो सारे वाकफियत होते हैं। एक्चुअली उस लेवल पे उनको गिना जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि एवरीथिंग विल रिमेन इन ऑर्डर एंड थिंग्स विल मूव, एंड एट द मोमेंट वी विश वेल फॉर द कैजुअलिटी विच इज ऑन हैंड एंड वी होप इज गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल। सिंह साहब, आपसे थोड़ी देर पहले हम इस हादसे के बारे में बात कर रहे थे, इस चॉपर के बारे में आप बता रहे थे कि अब काफी आधुनिक जो है ये हेलीकॉप्टर है, काफी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, और वैसे भी जब ये मूवमेंट इस तरीके की होती है, जब वीवीआईपी जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सब चीजों को जांचा जाता है। लेकिन अगर इस हादसे को थोड़ा समझना चाहें आपसे, तो क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो एक हेलीकॉप्टर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? वहां पर ऐसे क्या हालात रहे होंगे आपको लगता है जिसकी वजह से इस तरीके की फ्लाइट में जो है वो परेशानियां आ सकती हैं? देखो, ये फ्लाइट बेशक वीआईपी फ्लाइट हो, बेशक सिविल एविएशन की फ्लाइट हो, जो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक तरह के कॉमन होते हैं। यस, जहां तक हमारा ऑपरेशनल एरिया है, यहाँ के हमारे पहाड़ी इलाका है, जैसे लद्दाख का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पे फ्लाइंग ऊंची चोटियों के ऊपर, स्नो बाउंड, जहाँ पे वेदर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जैसे साइचन ग्लेशियर है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो अलग तरह की फ्लाइंग है। पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, नीलगिरीज की हाइट 6000 फुट की हाइट है, और ये स्टेबल फ्लाइंग के लिए बिल्कुल ठीक गिने जाती है। जंगल एरिया है, नो डाउट। यहाँ पे भी वैसे वेदर चेंजेस आती हैं, क्योंकि ये बारिश का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो हो सकता है कि कुछ वेदर चेंजेस आई हैं। पर आप लोग जैसे टेलीविजन पे हमें खबर देते हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ ऐसी बैड वेदर अकरेंस हुई है वहां पे उस इलाके में। तो एक तो ये है। दूसरा है कि फ्लाइंग के दौरान पे देखो, एक मशीन है, ये मशीन है, अच्छा चल रही है, कुछ भी उसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो सकता है जिससे कि ये हादसा हुआ है। और जो हेलीकॉप्टर होता है, जब इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये रोटर है, ये फिक्स विंग नहीं है, रोटर विंग है इसके, ये फिर एक पत्थर की तरह नीचे गिरता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो फ्लाइंग के दौरान में कैसे आया, आप लोग को वाकफियत होगी कि फ्लाइंग में जी, तो कई सारी जो परेशानियां हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि सिंह साहब आप भी बता रहे हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान भी रखा जाता है, जिनका असर भी पड़ सकता है, जैसे मौसम हो या फिर और कोई समस्या रही हो। तो ये सब बातें तो जांच के बाद सामने आएंगी कि क्या आखिर वजह रही होगी इस हादसे की। लेकिन ये दुखद हादसा जरूर हुआ है। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सैकत दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और लगातार हम आप तक जो है जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं।
किसानों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला जो है लिया गया है। योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार मुआवजा देने को तैयार है और सरकार एमएसपी पर बनी कमेटी एमएसपी पर कमेटी बना रही है। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता होंगे और सरकार देश में किसानों पर हुए सारे मुकदमे वापस लेने को तैयार हो गई है। जैसे ही सरकार कल इस पर प्रस्ताव पर मोहर लगाकर उन्हें देगी, वैसे ही इस पर जो आंदोलन है उस पर फैसला लिया जाएगा। कल 12 बजे आंदोलन खत्म करने का ऐलान जो है वो किया जा सकता है।